हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडू कलर्स। आज हम यहाँ पर इस वीडियो में 8th क्लास की पॉलिटी का फर्स्ट चैप्टर भारतीय संविधान करेंगे। मैंने अभी तक पॉलिटी शुरू नहीं कराई थी, तो अब मैं शुरू करा रही हूँ। तो उसका जो पहला चैप्टर है भारतीय संविधान, हम उसको करेंगे। देखिए, किसी भी देश में कुछ नियम कानून होते हैं जिनके अनुसार जो देश चलता है। तो उन्हीं के अनुसार जब देश चलता है तो देश सुचारू रूप से चलता है। तो एक संविधान ऐसे नियमों की किताब है जिसका होना हर देश में कंपलसरी है। तो इंडिया में भी एक संविधान है, और भारतीय संविधान जो है वो तो हम सभी जानते हैं कि विश्व का सबसे लंबा और विस्तृत संविधान है। तो इसको हम एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं कि संविधान की ज़रूरत आखिर होती क्यों है। तो मैं उदाहरण आपको देती हूँ। जैसे मान लीजिए फुटबॉल है, ठीक है, फुटबॉल का एक खेल है। फुटबॉल सब जानते हैं कि पैरों से खेले जाने वाला खेल है। अगर हम इसको हाथ से खेलने लगेंगे या जो खिलाड़ी हैं उस गेंद को हाथ से पास आउट करेंगे तो वो फुटबॉल नहीं होगा। सिर्फ वो जो यहाँ पर गोलकीपर है इस खेल में, वही सिर्फ बॉल को हाथ से छू सकता है। तो हर जो भी क्रिकेट है या हॉकी है या फुटबॉल है, हर एक स्पोर्ट्स का एक नियम कानून होता है जिसके दायरे में रहकर हमें, उन्हीं नियमों कानून के दायरे में रहकर हमें वो खेल खेलना पड़ता है। अगर वो फुटबॉल हाथ से खेला जाएगा तो वो फुटबॉल नहीं होगा, वो कुछ और गेम हो जाएगा। उसी तरीके से कहने का मतलब ये है कि अगर खिलाड़ी फुटबॉल को हाथों में लेकर एक दूसरे को थमाने लगे तो उस खेल को फुटबॉल नहीं माना जाएगा। और इसी तरीके से हॉकी या क्रिकेट में भी कुछ नियम होते हैं जिसके अनुसार हम गेम को खेलते हैं। तो इन्हीं तरीके से समाज का भी एक स्वरूप तय होता है, और अलग अलग समाजों के बीच में हम फ़र्क करते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक कंट्री में कैसा समाज है उसके अनुसार वहाँ का संविधान होगा, और जो भारत में अलग अलग समाज है उसके अनुसार भारत का जो संविधान है वो बनकर तैयार होगा। तो हम इससे अलग अलग समाजों और अलग अलग देशों के संविधानों में फ़र्क कर सकते हैं आसानी से। अब देखिए, किसी भी देश को संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है। अब आपकी क्लास में कुछ नियम होते हैं कि आप अगर क्लास टीचर हैं तो आपकी क्लास में कुछ नियम होते हैं कि आपकी क्लास टीचर आप उस नियमों के अनुसार आपकी क्लास को चलाती है। तो उसी तरीके से ऐसे राज्य भी होता है और ऐसे देश भी होता है, कुछ नियमों कानून से देश चलता है। तो जैसे अब अगर हम बात करें कि क्या वजह है कि इस दस्तावेज़ की हमें ज़रूरत पड़ती है, तो पहला रीज़न ये है कि ये दस्तावेज उन आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है जिसके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा और सपनों के अनुसार रच सकते हैं। यानी संविधान ही बताता है कि हमारे समाज का मूलभूत स्वरूप क्या होगा, कि देश के भीतर जितने भी अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं उन्हीं के अनुसार देश चलेगा, उन्हीं के अनुसार देश का जो संविधान है वो बनेगा, ताकि लोगों को किसी तरह की खासी परेशानी ना हो। और अगर हम देखें जैसे 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 अगर एक देश का स्वरूप कैसा है तो उसी उन्हीं के अनुसार संविधान बनेगा। उसका सबसे अच्छा उदाहरण हम नेपाल में देख सकते हैं कि नेपाल में देखिए 1990 में एक बहुत लंबा संघर्ष हुआ लोकतंत्र के लिए, ठीक है, डेमोक्रेसी के लिए वहाँ पे संघर्ष हुआ। और वहाँ पर जो डेमोक्रेटिक सिस्टम था, लोकतांत्रिक व्यवस्था वो वहाँ पर आ गई। 2002 तक तो ये वैसे ही रहा, ठीक है, वहाँ पर नेपाल में सब कुछ वैसे ही रहा, डेमोक्रेसी रही, लोग वोट डालते थे, एक संविधान मतलब सब कुछ ठीक ठाक चला। लेकिन 2002 में वहाँ पर एक किंग आ जाते हैं जिनका नाम है राजा ज्ञानेंद्र, ठीक है। राजा ज्ञानेंद्र ने क्या किया कि उनको लगा कि गांव में माओवादी जो संगठन है, माओवादी अपनी पकड़ बना रहे हैं, तो उन्होंने इस चीज़ का सहारा लेकर कि माओवादी अपनी पकड़ ना बनाए, उन्होंने अपनी पकड़ को मजबूत कर लिया और अपनी सेना जो है वो नेपाल में फैला दी, और उसके बाद वहाँ पे वो राजतंत्र ले आए। काफ़ी सालों तक, 3-4 सालों तक ये चीज़ें चलती रहीं। और उसके बाद 2006 में दोबारा से नेपाल में लोकतंत्र के लिए लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, और ये कहा कि हमें नेपाल में राजतंत्र नहीं चाहिए, हमें लोकतंत्र चाहिए। और 2006 में ये जो भी ये जो लोगों ने किया, ये चीज़ें अपनी चरम सीमा पहुंच गई, आंदोलन अपने चरम सीमा पर पहुंच गया। और 2008 में 28 मई 2008 को फाइनली लोकतंत्र जो है वो नेपाल में आ गया। और जब लोकतंत्र आ जाता है तो राजतंत्र के हिसाब से कानून और नियम नहीं चलेंगे, वहाँ पर लोकतंत्र के हिसाब से नियम और कानून चलेंगे। और जब लोकतंत्र आ जाएगा तो वहाँ पर अपने आप एक संविधान की ज़रूरत महसूस होगी। और फाइनली नेपाल में 2015 तक जो है वो वहाँ पर संविधान बनकर तैयार हो गया। देखिए क्या होता है, जो डेमोक्रेसी जहाँ होती है, जिस देश में लोकतंत्र जिस देश में होता है, वहाँ पर हम अपने नेता खुद चुनते हैं। अब हमने नेताओं को चुन लिया, वो सत्ता में आ गए, लेकिन आगे चल के 5 साल तक उस सत्ता में रहेंगे और उस दौरान उन्होंने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर लिया तो इसी का जो निवारण है, सोल्यूशन है, वो संविधान में होता है।
कि संविधान होने की वजह से जो सत्ता में सरकार जिसकी बनी है, जो सत्ता में लोग मौजूद हैं, वो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं कर सकते, उसको मिसयूज़ नहीं कर सकते। अजय इसके बारे में हम कुछ उदाहरणों, कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा हम पढ़ेंगे कैसे कि संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है और किस तरीके से संविधान इन सब चीज़ों पे एक लगाम कस के रखता है। देखिए यहाँ पर एक स्टोरी है, छोटी सी है। एक लड़का है, क्लास का मॉनिटर है। मैडम उस पर ट्रस्ट करती हैं कि उसको मॉनिटर बनाया है तो उसके अंदर वो काबिलियत होंगी कि वो क्लास को पूरे अच्छे से मैनेज कर सकें। तो उसको एक लड़का पसंद नहीं करता, वो मॉनिटर जो है एक लड़के को पसंद नहीं करता क्लास में। तो उसने बोला कि मैं मैडम से तुम्हारी शिकायत करूँगा। मैडम क्लास की सारी जिम्मेदारी देकर कहीं बाहर जाती हैं क्लासरूम से, उनको ज़रूरी काम होता है। तो उस बच्चे की शिकायत वो बच्चा मैडम के आने के बाद लगाता है कि मॉनिटर बोलता है कि मैडम ये जो बच्चा है ये मुझे परेशान कर रहा है। मैडम जो है वो मॉनिटर की बात को सच मान लेती हैं, जबकि मॉनिटर यहाँ गलत है, और उस बच्चे को डांट देती हैं और उनको जो भी बोलती हैं कि यहाँ पे आपको स्कूल में रुकना पड़ेगा और 100 बार ये लिखना पड़ेगा कि मैं मॉनिटर को कभी तंग नहीं करूँगा। अब इस तरीके से देखेंगे तो मॉनिटर ने क्या किया, यहाँ पे अपनी तानाशाही दिखाई, और जो टीचर थी वो मॉनिटर की बातों में आई कि उन्होंने कहा कि मॉनिटर है तो ठीक बोल रहा होगा, जबकि यहाँ पर मॉनिटर की ही गलती थी। तो इस तरीके से अगर अपने सत्ता में बैठे वाले लोग अगर अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करेंगे तो संविधान उस चीज़ पे लगाम लगाता है। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे, यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल है जैसे कि लड़के और लड़कियों के बीच की बात है। यहाँ पे एक स्पोर्ट्स खेलना है और स्पोर्ट्स खेलना है, तो यहाँ पर कौन सा स्पोर्ट्स खेला जाए इसमें लेके थोड़ी सी जद्दोजहद हो रही है। जैसे लड़कियाँ जो हैं वो चाहती हैं कि बास्केटबॉल खेलें और लड़के चाहते हैं कि हम क्रिकेट खेलें, लेकिन क्या खेलें, दोनों में से कौन सा गेम खेला जाए। तो टीचर बोलती हैं कि जो संख्या में लोग ज़्यादा हैं उनकी बात मानी जाएगी। तो लड़कियाँ जो हैं वो संख्या में कम होती हैं, जिसकी वजह से वो हार जाती हैं और उनको क्रिकेट ही खेलना पड़ता है। तो उनको लगता है कि ये तरीका गलत है मैडम का, कि अगर आप सही चुनाव करवाना चाहती हैं किसी चीज़ का तो बहुसंख्यकों को आपने ज़्यादा इम्पॉर्टेंस दे दी, और जो बहुसंख्यक हैं तो वो तो अपने ही डिसीजन को आगे रखेंगे, जो अल्पसंख्यक हैं वो पीछे रह जाएंगे और उनकी बात को माना ही नहीं जाएगा। इस तरीके से अल्पसंख्यक के जो भी विचार हैं, जो भी मत हैं, जो भी उनके तरीके हैं, उनको हमेशा पीछे छोड़ दिया जाएगा, उनकी बात को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाएगी। इस तरीके से बहुसंख्यकों का अल्पसंख्यकों पर एक वर्चस्व हो जाएगा, और ये अतः सामुदायिक यानी इंट्रा कम्युनिटी वर्चस्व कहते हैं इसको, ये बढ़ जाएगा सोसाइटी में। इसके अलावा जो 7th क्लास की हमने एक जो हमारा चैप्टर था समानता का अधिकार, हमने 7th क्लास में पढ़ा था, उसमें हमने ओम प्रकाश वाल्मीकि का एक चैप्टर के बारे में पढ़ा था कि किस तरीके से समानता के बारे में उन्होंने कहा था। तो ये जो हमारा संविधान है कहीं ना कहीं में समानता का अधिकार भी दिलाता है कि हम जो हैं किसी भी धर्म जाति के हों, किसी भी लिंग के हों, कहीं भी हमारा जन्म स्थल हुआ हो, कहीं भी कुछ भी हो, हम किसी भी तरीके से इस कंट्री में, जिस कंट्री में हम रह रहे हैं, यहाँ पर हमसे भेदभाव नहीं किया जाएगा। आगे हम इसके बारे में मौलिक अधिकारों में और इस डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए तीसरा कारण जान लेते हैं कि क्यों हमें संविधान चाहिए। देखिए संविधान जो है हमें अंदरूनी रूप से गलत फैसले लेने से भी बचाता है। अगर हमारा संविधान एक आदर्श संविधान है तो हम उसकी बातों को फॉलो कर सकते हैं और अपने आप को गलत डिसीजन लेने से रोक सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये वाली जो स्टोरी है इसमें मैं बताती हूँ क्या है। एक लड़की है, उसका नेक्स्ट डे एक एग्ज़ाम है और उसका टीवी में एक बहुत अच्छा प्रोग्राम, फेवरेट प्रोग्राम आ रहा है। उसकी फैमिली बहुत इन्जॉय कर रही है, प्रोग्राम देख रही है, तो उसका भी मन कर रहा है कि वो प्रोग्राम देखे। तो वो कहती है मैं क्या करूँ। तो वो कहती है अपने पेरेंट्स से कि मुझे ये प्रोग्राम देखना है, लेकिन कल मेरा एग्ज़ाम भी है, मुझे पढ़ाई करनी है। अगर आप लोग भी टीवी बंद कर दें और ये प्रोग्राम ना देखें तो शायद मेरा मन नहीं ललचाएगा और मैं ये प्रोग्राम नहीं देखूंगी, मैं पढ़ाई कर लूँगी। उसके पेरेंट्स मान जाते हैं, टीवी बंद कर लेते हैं। और अगले ही दिन जब जिस चैप्टर को पढ़ती है, उसी चैप्टर में से कई सारे क्वेश्चन आए होते हैं, जिसकी वजह से वो लड़की को ऐसा लगता है, रियलाइज़ होता है कि अच्छा हुआ मैंने सीरियल नहीं देखा और मैंने पढ़ाई कर ली, जिसकी वजह से मेरा पेपर अच्छा चला गया। अब हम बात करते हैं भारतीय संविधान के मुख्य लक्षण, यानी कि भारतीय संविधान किस तरीके का है। देखिए जब भारतीय संविधान बना तो ऐसा नहीं कि किसी एक व्यक्ति या दो व्यक्तियों ने बना दिया। इस संविधान को बनाने में तकरीबन 300 लोगों का योगदान है। और 1946 में आज़ादी से पहले एक कमेटी बैठ गई थी कि हाँ एक संविधान बनेगा भारत का, और 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे इस संविधान को पूरा बनने में। ठीक है, तो क्या था, जब भारत
आज़ाद हुआ उस समय भारत की जो स्थिति थी वो बहुत डमाडोल थी, यानी कि बहुत अलग अलग धर्म के अलग अलग सूबों में लोग रह रहे थे, अलग अलग लोग बटे हुए थे, एकता नहीं थी, जाति अलग थी, संस्कृति अलग थी, भाषा अलग थी, बहुत उथल पुथल का माहौल था। तो ऐसे में भारत का क्या भविष्य होगा, उसका कैसा संविधान होगा जिसको आगे चल के वो वैसा ही रहे और लोगों के लिए अच्छा रहे और हर एक तबके के लिए वो संविधान एक आदर्श संविधान रहे। तो क्या कैसा दस्तावेज जो है वो तैयार किया जाए कि गरीबी भी हट जाए, सामाजिक आर्थिक सुधार भी रहें और सभी वर्ग के लोगों को उसमें सही जो प्रतिनिधित्व है वो मिल जाए। तो इसी वजह से हमारा जो संविधान है बहुत अच्छा, आज भी कहा जाता है विश्व में सबसे अच्छा संविधान जो है भारत का है। इसके जो प्रारूप समिति थी, ड्राफ्टिंग कमेटी, उसके जो अध्यक्ष थे वो B.R. अम्बेडकर थे और इसके जो मुख्य जो अध्यक्ष थे वो राजेंद्र प्रसाद थे, जो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। तो चलिए हम इसके फीचर्स की बात कर लेते हैं। पहला जो फीचर्स है हमारे इंडियन संविधान का, उसकी बात करते हैं, तो वो है संघवाद। संघवाद का मतलब होता है कि हमारे देश की जो सरकार है वो एक से ज़्यादा स्तर का होना। बेसिकली इंडिया में 3 स्तर की सरकार है। पहली जो है वो केंद्रीय स्तर, देन राज्य स्तर पे है, उसके बाद पंचायती राज व्यवस्था जो हमने 6th क्लास में पढ़ा था और 7th क्लास में हमने राज्य सरकार का कामकाज भी देखा था। तो इस तरीके से हमारा जो सरकार का जो स्तर है वो 3 स्तरों पे बटा हुआ है और अंदर हम जाएंगे तो और छोटे छोटे स्तर आपको दिखते जाएंगे। तो ये जो हमारा जो संघवाद है, इससे क्या होता है कि सरकार को यानी देश को चलाने में आसानी रहती है, लोगों तक सरकार की पहुंच हो जाती है, लोगों तक सरकार के डिसीजन पहुंचते हैं, उनकी योजनाएं जो है वो सही ढंग से पहुंच जाती हैं। ठीक है, तो अब इसका जो दूसरा पॉइंट है, फीचर है, वो है संसदीय शासन पद्धति। इसका मतलब है कि इंडिया ऐसा देश है जहाँ पर लोग वोट देंगे और सरकार चुनेंगे, यानी कि सभी वयस्क नागरिक जो 18 साल से ऊपर हैं, चाहे वो महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे काला हो, चाहे गोरा हो, कोई भी हो, उनमें कोई डिफ्रेंशिएट नहीं किया जाएगा और वो हमारे एक अच्छी सरकार चुनेंगे, हमारे लोगों को चुनेंगे। और जिससे कि ये जो संसदीय शासन पद्धति है, जिससे कि जो भी एक तरीके से ऊंच नीच का जो फ़र्क है उसे तोड़ा जा सकता है। सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब है सभी को वो अधिकार है वोट देने का जो 18 साल से ऊपर है। तो इस तरीके से जो जनता है वो सरकार जो है वो जनता के प्रति जवाबदेह हो जाती है, क्योंकि जनता सरकार को चुन रही है। तीसरा हमारा पॉइंट आ जाता है शक्तियों का बंटवारा। शक्तियों का बंटवारा का मतलब है कि संविधान के अनुसार सरकार के जो 3 अंग हैं, ठीक है, सरकार के 3 अंग है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका में क्या होता है कि जो हम वोट डाल के लोगों को चुनते हैं तो वो विधायिका में जाते हैं। ठीक है, उसके बाद कार्यपालिका में वो लोग होते हैं जो कानून जो बने होते हैं उनको लागू करने का जो काम होता है वो कार्यपालिका का होता है। जैसे इनमें सारे अधिकारी, जैसे IAS अधिकारी, जितने बड़े बड़े अधिकारी हैं वो इन्हीं कार्यपालिका में ही आते हैं। और न्यायपालिका, जैसे विधायिका का काम है कानून बनाना, कार्यपालिका का काम है उसे अप्लाई यानी लागू करवाना, और न्यायपालिका का काम है उन कानूनों को जो नहीं मान रहा है उसको सज़ा देना या उसको न्याय दिलाना, जो भी व्यक्ति है। तो इस तरीके से ये पूरा जो शक्तियों का बंटवारा है किया गया है। और कोई भी, चाहे विधायिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे न्यायपालिका हो, कोई भी किसी को भी एक ज़्यादा शक्ति दे देना ऐसा नहीं किया गया है। तीनों को बराबर शक्ति है और तीनों ही एक दूसरे के साथ इस तरीके से जवाबदेही रहती हैं कि तीनों जो है एक दूसरे पर अंकुश लगा के रखती हैं, जिससे कि सत्ता का संतुलन जो है वो बना रहता है। अगला पॉइंट है मौलिक अधिकार। इसको मैं फटाफट जितने भी हमारे मौलिक अधिकार हैं उसके बारे में बता देती हूँ, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। मौलिक अधिकारों पे मैं बाद में एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। और मौलिक अधिकार जो हैं वो हमारे संविधान की एक आत्मा, अंतरात्मा भी कहा जा सकता है, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है जो हमें अधिकार यहाँ के मिले हैं भारत में। तो पहला है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार का मतलब है कि कानून की नज़र में सभी लोग समान हैं, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, लिंग के हों या कहीं भी किसी भी तरह के लोग हों, उन सबको, महिला पुरुष जो भी हो, सबको कानून के सामने सभी समान हैं। या जैसे मान लीजिए किसी को होटल में या दुकान में या मैदान में या किसी भी पब्लिक प्लेस में जाने से हम रोक नहीं सकते, और ना ही उनके रोज़गार के मामले में हम राज्य जो है वो भेदभाव कर सकता है। जैसे आर्टिकल 15 है उसमें ये बताया गया है कि धर्म, जाति, लिंग के आधार पर हम किसी से भेदभाव नहीं कर सकते। और आर्टिकल जो 17 है उसमें हम ये बताते हैं, हमारा जो संविधान है उसमें ये बताता है कि छुआछूत की
प्रथा को अब खत्म कर दिया गया है, यानी कि जो छुआछूत की प्रथा है वो अब एक तरीके से क्राइम है, गलत है। अगर आप ये करते हैं किसी के साथ तो वो उसके लिए आपको सज़ा हो सकती है। दूसरा अधिकार है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें बताया गया है कि हमें अपने भाषण, अपने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, कहीं भी सभा से संगठन करने की स्वतंत्रता है, कोई भी धर्म अपनाने की स्वतंत्रता है, देश में किसी भी जगह पर रहने की स्वतंत्रता है, कोई भी कारोबार व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है। लेकिन इनकी सब जगह एक अपवाद भी हैं। जब मैं एक मौलिक अधिकार का अलग वीडियो बनाऊंगी तब उसमें मैं आपको ये अपवादों के बारे में भी बताऊंगी। शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार का मतलब होता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना एक अपराध है। और जो हम ह्यूमन ट्रैफिकिंग सुनते हैं, मानव व्यापार, यानी कि मानव की खरीद फरोख्त नहीं की जा सकती है, मानव बिकाऊ नहीं है। अगर कोई ऐसा करता है तो वो क्राइम कर रहा है सरकार की निगाह में। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें है कि सभी नागरिकों को पूरी धार्मिक स्वतंत्रता है कि हमें अपना धर्म छोड़ना है या कोई और धर्म अपनाना है, या हमारा कोई धर्म हमसे ज़बरदस्ती छीन नहीं सकता, या फिर हम अगर अपने धर्म को प्रचार प्रसार करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमें कोई रोक नहीं सकता। नेक्स्ट, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। यानी कि संविधान में कहा गया है कि धार्मिक या भाषा के आधार पर सभी अल्पसंख्यक यानी जो माइनॉरिटी हैं समुदाय अपनी संस्कृति की रक्षा करेंगे। अपने विकास के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी खोल सकते हैं, यानी कि अल्पसंख्यक समुदाय कहीं ख़त्म ना हो जाए तो वो अपनी इस चीज़ को, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए आगे बढ़ सकता है, काम कर सकता है खुद के लिए। छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी भी मौलिक अधिकार, यानी ऊपर जो 5 मौलिक अधिकारों के बारे में मैंने बताया, अगर उनमें से किसी चीज़ का उल्लंघन हो रहा है, किसी भी अधिकार का, तो आप इस छठे मौलिक अधिकार के द्वारा अपने उस मौलिक अधिकार को पा सकते हैं। और आप इन मौलिक अधिकारों के लिए डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई कर सकते हैं कि अगर आपको लगता है कि आपके मौलिक अधिकार खतरे में हैं तो आपको जिला स्तर की अदालत या हाई कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं, आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई कर सकते हैं कि आपके अधिकारों का हनन हो रहा है। ठीक है, तो ये आज अच्छा एक पॉइंट और है, धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता का मतलब है कि कोई भी धर्म जो है किसी एक धर्म के लोगों को या एक धर्म को नहीं मानेगा। अगर वो राज्य है तो वो सभी धर्मों को समान तरीके से इम्पोर्टेंस देगा और एक धर्म को बढ़ावा नहीं देगा। इसके बारे में अगला जो चैप्टर है 8th क्लास का, जो सेकंड चैप्टर है पॉलिटी का, वो धर्मनिरपेक्षता के ऊपर ही है। थोड़े दिन बाद मैं वो भी बनाऊंगी। तो इस तरीके से एक आदर्श समाज जो है वो वही होता है जहाँ पर कोई भी राज्य किसी एक धर्म को नहीं मानता। इस प्रकार ये बात साफ तौर पर जाहिर होती है कि अगर समाज आपका कैसा है तो उसी समाज के अनुसार आपका संविधान बनता है। जैसे कि नेपाल में अगर राजतंत्र था तो वहाँ पर उस तरीके का संविधान नहीं हो सकता जो आज भारत में है। हाँ, लोकतंत्र आ जाता है तो वहाँ पर एक संविधान की ज़रूरत होती है जो कि भारत जैसा संविधान हो, और भारत जैसे या अन्य किसी देशों से आप संविधान से अच्छी अच्छी बातें लेकर आप अपना एक संविधान बना सकते हैं जिसमें आपको लगता है कि हाँ आपका देश तरक्की कर सकता है और इन नियमों के अनुसार आपका देश सुचारू रूप से चल सकता है। तो ये हमारा जो चैप्टर है यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरा ये चैप्टर समझ में आता है, अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। न्यू व्यूवर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसी तरीके से अपना प्यार मुझे देते रहें। थैंक यू सो मच।